हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हम मैप बेस्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज द हिंदू में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफी न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड हम मैप को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूएसए को वर्ल्ड मैप के ऊपर देखेंगे। ये हमारा नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है और उसमें ये यूएसए है। नॉर्थ में कनाडा से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और साउथ में यहाँ पर मेक्सिको से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। मतलब उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बिल्कुल मीडियम में गिरता है, बिल्कुल मध्य में गिरता है यूएसए। ये यूएसए का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर ये अलास्का है और ये है कनाडा। सीधी बात समझ में आ गई। उत्तर में नॉर्दर्न में कनाडा, साउथ में यहाँ पर ये मैक्सिको। अब देखते हैं इसका वाइड मैप। ये देखिए, ये कनाडा है, ये यूएसए है और यहाँ पर है मैक्सिको। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कनाडा के साथ बॉर्डर है यूएसए की वो इंपॉर्टेंट है। ये कनाडा के साथ में 49 डिग्री लैटिट्यूड बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पर है ग्रेट लेक्स। ये मिलकर के यूएसए और कनाडा की बॉर्डर बनाते हैं। ये जो ग्रेट लेक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक जो है वो शामिल है। तो अब ग्रेट लेक का मैप हम देख लेते हैं। देखो ग्रेट लेक जो है वो 5 जो लेक से मिलकर के बनी है। यहां पर ये ऊपर कनाडा है, ये यूएसए है और ये है 5 मिलकर के ग्रेट लेक्स। इन ग्रेट लेक्स में ग्रेट लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये 5 लेक्स मिलकर के ग्रेट लेक्स बनाती हैं। और 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ग्रेट लेक्स ये यूएसए और जो कनाडा है उसकी बॉर्डर को बनाती हैं। तो ये ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स हैं ये हमें नाम ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने मैप बेस्ड जो न्यूज डिस्कस की उसमें यूएसए को डिस्कस किया, उसकी बॉर्डर को अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम द हिंदू की जो इंपोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज, नीति आयोग विजन फॉर ग्रेट निकोबार इग्नोर्स ट्राइबल इकोलॉजिकल कंसर्न्स। देखो जो नीति आयोग है, नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था नीति आयोग को, और ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। इससे पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को स्क्रैप किया गया और फिर नीति आयोग को बनाया गया। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं और इसके जो वाइस चेयरमैन जो होते हैं उनको पीएम के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। इस नीति आयोग कोशिश कर रहा है कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वहां पर और ज्यादा क्या हो, मतलब डेवलपमेंट हो, उस एरिया का यूज किया जा सके बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए नीति आयोग का विजन है कि ग्रेट निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहां पर क्या हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन उस डेवलपमेंट में वो ट्राइबल और इकोलॉजिकल कंसर्न को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सीधी बात क्या है, अगर डायरेक्ट बात करें, लिटिल अंडमान जो आइलैंड है उसके ऊपर पहले वो डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे थे और अब इससे ज्यादा जो नीति आयोग है जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसके ऊपर भी नीति आयोग ने अपना विजन डेवलप कर दिया है। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के 910 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये आइलैंड इतना किलोमीटर लंबा चौड़ा इसका जो एरिया है उसमें से 18% एरिया का यूज किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए और इसकी जो कोस्ट लाइन है उसका 1/4 उस कोस्ट लाइन को यूज किया जाएगा। ठीक है, इस एरिया में ये जो एरिया है उसमें से मेजर पोर्शन बीइंग प्रिस्टीन फॉरेस्ट एंड कोस्टल सिस्टम। सबसे पहले देखो ये जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया में एक तो सोम्पेन जो ट्राइबल है वो रहती है और इसके अलावा 2015 में एक कॉपी आई थी, एक पॉलिसी आई थी, पॉलिसी ऑन सोम्पेन ट्राइब ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, मतलब इस कमेटी में ये कोशिश की गई थी कि जो ये ट्राइब है इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब जो ये डेवलपमेंट की बात हो रही है उससे सीधी सी बात है कि इस ट्राइब के ऊपर, ना सिर्फ ट्राइब के ऊपर बल्कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वो सब कुछ भी इन सब से इफेक्ट होने वाले हैं।
5 जनवरी 2021 की बात है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ उसने जो गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें वहां पर पोर्ट डेवलपमेंट करने का क्या दे दी, अनुमति दे दिया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पोर्ट डेवलप कर सकते हो और इस एरिया का डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये इसकी जो कमेटी है वो इस चीज से अनअवेयर थी कि हमारी इंडिया का नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान है, और ये जो एक्शन प्लान उस टाइम तो क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था, लेकिन 1 फरवरी 2021 को इसको रिलीज किया गया। और इस प्लान में जो गलेथिया बे है उसको इंपोर्टेंट कोस्टल एंड मैरीन डाइवर्सिटी एरियाज, बायोडाइवर्सिटी एरियाज एंड इंपोर्टेंट मैरीन टर्टल हैबिटाट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया। मतलब इस एरिया को प्रिजर्व करने की बात की गई नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान के तहत। एक तरफ तो प्रिजर्व करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ इसका यूज डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, तो हम दोनों जो टारगेट है उनको एक साथ अचीव नहीं कर पाएंगे। 18 जनवरी को एक दूसरी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है, उस कमेटी ने भी ये बोल दिया 18 जनवरी को कि ए जीरो एक्सटेंट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन था पहले ये एरिया, तो इसमें अप्रूव कर दिया कि आप इसका जो एरिया है उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सीधी सी बात है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है लेकिन फिर भी उसका यूज किया जा रहा है, किसके लिए, डेवलपमेंट प्लान के लिए। नीति आयोग का जो प्लान है इस आइलैंड पर जो डेवलपमेंट करने का, उसको यूज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस लैंड का, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसकी लैंड का यूज करने को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो हमने गैलेथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गैलेथिया बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड ये जो एरिया है वो बहुत सारे फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में बेस्ट प्रिजर्व्ड किए जाते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और 648 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड 330 स्पीशीज ऑफ फोना इस एरिया में पाई जाती हैं। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो रेयर हैं, एंडेमिक है, जैसे निकोबार वाइल्ड पिग, निकोबार ट्री श्रू, द ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर एंड द निकोबार मेगा पोड। ये सारी जो एरिया है वो सब ये एरिया जो है इन सारी स्पीसीज को प्रिजर्व करता है। इसके अलावा ये एरिया शोम्पेन जो कम्युनिटी है उसका होम भी है। तो इन सब चीजों को क्या करने की आवश्यकता है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। देखो, पहले आप अपने डेवलपमेंट के लिए किसी चीज को उजाड़ दो और बाद में फिर उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए दोबारा से एक्शन प्लान लेकर के आओ। इससे अच्छा है कि कुछ भी आप डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट करो उससे पहले ही वहां उस एरिया का अच्छे से ओवरव्यू किया जाए, रिव्यू करने के बाद ही वहां पर डेवलपमेंट प्लान एस्टेब्लिश करने चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट करने का कोशिश करोगे तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे इंडिया की यूनिकनेस है, उन सबको हम खो देंगे। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया रिपोर्ट्स 40,953 न्यू केसेज। देखो, इंडिया में जो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट स्टेट के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा पंजाब वाला रीजन जो है, केरला और तमिलनाडु, इन सब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा, इन सब में भी जो केसेज हैं वो रेगुलर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, NIA टू प्रोब डेथ ऑफ थाने रेजिडेंट। देखो, एक केस है, अभी मुकेश अंबानी का जो हाउस है एंटिलिया, उसके पास में एक जिलेटिन लेडन कार पाई गई थी और उसी को लेकर के, उसी केस की जांच करने के लिए NIA को पावर दी गई है कि NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी जांच करेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड जो न्यूज है उन सबको सोल आउट करने की ये कोशिश करती है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया यूएस रिजोल्व टू इंटेंसिफाइड डिफेंस कॉर्पोरेशन। क्या बात है, जो अमेरिका है उसके यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जेम्स ऑस्टिन,
हमारे इंडिया आए और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन सब से उन्होंने मुलाकात की। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके साथ में उन्होंने कोशिश की कि जो भी कॉपरेशन है, स्पेशली जो मैरीटाइम कॉपरेशन, अभी जो क्वाड मीटिंग हुई थी उसमें भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन को कोशिश की जा रही है कि उसको फ्री एंड फेयर बनाया जाए ताकि सभी लोग उसका अच्छे से यूज कर पाए, क्योंकि उस एरिया में जो है वो चाइना अपना एग्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के लिए यूएस और इंडिया के ये जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी मुलाकात होती है, जो ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी मुलाकात हुई और उसमें कोशिश की गई कोऑपरेशन की बात की जाएगी इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। देखो, इंडिया को सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न है यूएसए के साथ में कि हम रशिया के साथ में S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगा दे, क्योंकि यूएसए ने जो अपना काटसा एक्ट है 2017 उसके तहत ये कोशिश की है कि जो भी देश यूएसए के विरोधी देशों से, राइवल कंट्रीज के साथ में डिफेंस सिस्टम को खरीदेंगे उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। जैसे टर्की के ऊपर उन्होंने लगा दिए, चाइना के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो इसीलिए इंडिया को मेजर कंसर्न है कि हो सकता है कि उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाए। अगर एक मेजर कारण देखा जाए ना लगाने का, सैंक्शंस ना लगाने का, तो इंडिया इस डिफेंस सिस्टम का मेजर यूज करेगी चाइना को काउंटर करने का, और यूएसए भी चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए। तो हो सकता है कि इस कारण से ये जो सैंक्शंस है ना लगाए जाए। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, WCD मिनिस्ट्री टू सीक 37,000 करोड़ लोन टू एग्जीक्यूट स्कीम। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि 37,179 करोड़ का उसको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, और उस लोन को वो कोशिश कर रही है कि 5 डिफरेंट मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक से ये लोन मिले और इन सब का यूज किया जाए कुछ नई और एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। इसके अलावा मिशन कल्पतरु जो माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, उसके तहत 200 मिलियन ट्रीज को भी प्लांटेशन करने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ने ये जो सारे अपने प्रपोजल हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को सेंड कर दिए हैं। ये जो मिनिस्ट्री है वो प्लानिंग कर रही है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 14,600 करोड़ का क्या मिल जाए, लोन। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से 11,550 करोड़ का, और न्यू डेवलपमेंट बैंक से 7,300 करोड़ का, और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3,650 करोड़ का, और जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 79 करोड़ का। इन सारी चीजों का वो यूज करेगी। ये सारे फंड्स वो 5 साल के लिए, 4 साल और 11 महीने के लिए, अप्रैल 2021 से मार्च 2026 के लिए लेगी। ठीक है, अब इस बजट का वो क्या करेगी, ये जो पैसा है उसका वो कहाँ खर्च करने वाली है। जैसे मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से जो पैसा आएगा और इसके अलावा जो सेंटर हमें पैसा देगी, उन सब का मिलकर के यूज करेंगे हम मिशन कल्पतरु में। मिशन कल्पतरु क्या है, इसमें 200 मिलियन ट्रीज बनाए जाएंगे ताकि जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको इरेडिकेट, मतलब माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट किया जा सके। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से जो लोन लेने की कोशिश कर रही है मिनिस्ट्री, उसका यूज किया जाएगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो सर्वाइवर हैं उनके लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने के लिए, वहां पर सारी सुविधाएं, आंगनवाड़ी, चिल्ड्रंस होम, सारी सुविधाएं देने के लिए। इसके अलावा वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, प्रोविजन फॉर स्टोव, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इन सब की कोशिश की जा रही है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो 7300 करोड़ रुपए का जो लोन लेने की कोशिश की जा रही है, उसका यूज किया जाएगा सैनिटेशन के लिए। सेटिंग अप चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स, प्रोविजन ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स एंड एंश्योरिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशन मेजर्स। ठीक है, तो ये कोशिश की जा रही है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये अलग अलग जो बैंक है इनके नाम, कि ये कहाँ इनका हेडक्वार्टर है। जैसे
पहला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और एशिया में सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेकंड है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे जिसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से भी जाना जाता था। 2014 में ब्राजील का जो फोर्टालेजा एरिया है वहां पर ब्रिक्स की 6th मीटिंग चल रही थी और उस 6th मीटिंग में इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसको 1966 मतलब 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसका एम है कि एशिया वाला जो रीजन है वहां पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो वैक्सीन से रिलेटेड है कि वैक्सीन में पूछा जा रहा है कि दोनों वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है। तो जो हमारे NK अरोड़ा उन्होंने बोला कि देखो कोई भी वैक्सीन जो हमारे यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों यूज की जा रही हैं, दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, लेकिन दोनों वैक्सीन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोविशील्ड के डोज ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, माइग्रेंट वर्कर्स फेस डेब्ट एंड जॉबलेस। पिछला 1 साल हो गया कोविड-19 पेंडेमिक को, इस समय लॉकडाउन लग गया था, तो उसी को लेकर के ये रिपोर्ट आई है। इसमें ये बोला गया है कि आफ्टर लॉकडाउन जो लोगों का जो जीवन है वो नॉर्मल होने में अभी भी टाइम लग रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर काम करते थे वो वापस लॉकडाउन के समय अपने घर आ गए थे। उसमें से बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी पेंडेमिक की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की जॉब चली गई है, जॉब नहीं गई है तो जो उनकी सैलरी है वो काफ़ी कट हो गई है, मतलब वेजेस काफ़ी कट हो गए हैं। इसके अलावा उनके ऊपर अनसर्टेनिटी, मतलब उनकी फैमिलीज का जो फ्यूचर है उसकी अनसर्टेनिटी उनके ऊपर गहराने लग गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल हो गई है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट न्यूज, साइंस पेज पर न्यूज है, यहां देखिए, देखो हीलियम। हीलियम एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, इनर्ट एंड नोबल गैस है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, जब कोई न्यूज में रहता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हीलियम के बारे में आपको दे देंगे, जैसे कलरफुल, यहाँ पर एक टर्म दे देंगे कलरफुल, तो आपको हीलियम जो गैस है उसके सारे बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हीलियम क्या है कि इंडिया में इसका ज्यादातर जो यूज है हम करते जिन भी चीज़ों में करते हैं, लेकिन हम यूएस के साथ में इसको इंपोर्ट करते थे यूएस से, लेकिन 2021 से यूएस ने कोशिश की है कि हीलियम का जो एक्सपोर्ट है उसको कट ऑफ करने की कोशिश की जाए। इससे इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान होने वाला है। जो हीलियम है उसका यूज किया जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन्स में, इन रॉकेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसके अलावा जो हीलियम है वो और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो हीलियम है उसके काफ़ी रिसोर्सेज हैं और उनको धीरे धीरे खोजने की कोशिश की जा रही है। जो स्पेशली जो हमारा रीजन है छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन, मतलब वोल्केनिक एक तरीके से एक्टिव वाला जो रीजन है, उस एरिया में हीलियम के काफ़ी हमें भंडार मिले हैं। तो उन सबको जो हमारे बार्क इंस्टीट्यूट, इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट से जो साइंटिस्ट हैं वो मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया से हीलियम को, मतलब जो राजमहल वोल्केनिक बेल्ट है वहां पर हीलियम के बहुत सारे रिजर्वियर हैं और अनरिमेन्ड अनटैप्ड है, मतलब अभी उनको टच भी नहीं किया गया है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो हीलियम है वो काफ़ी यूजफुल है, उसका यूज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो यूएसए है उसने बोला है कि वो कट ऑफ करने की कोशिश करेगा हीलियम को, तो इससे जो हमारी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी इफेक्ट होने वाली है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि हीलियम इज not just the balloons, it is a key ingredient for India's high technology and the most sophisticated medical diagnosis। मतलब हीलियम का काफ़ी यूज होने वाला है और राजमहल बेसिन जो एरिया है वो हीलियम से भरा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज देखो, आज संडे वाले दिन जो द हिंदू है उसमें एडिटोरियल पेज ना आकर के एक FAQ मतलब फैक्ट बेस्ड, स्पेशली जो पूरे वीक में जो टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आती है। फर्स्ट न्यूज, सूदनिंग फियर्स अबाउट द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन।
सबसे पहली बात क्या है, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसको लेकर के एक रूमर्स चल रहा है। रूमर क्या चल रहा है कि देखो, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं उनके क्लोटिंग हो रही है और क्लोटिंग होने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। लेकिन यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि इसको यूज कर सकते हैं, ये सेफ है। WHO ने भी इस बात को बोल दिया कि इसको क्लोटिंग कुछ नहीं हो रही है। जिन लोगों की बॉडी में खून में प्लेटलेट्स की कमी है उनमें ही ये क्लोटिंग हो रही है और किसी और कारण से ये क्लोटिंग हो रही है। ठीक है, इंडिया के लिए क्या कंसर्न है कि ये क्लोटिंग जो हो रही है उससे इंडिया को क्या परेशानी हो सकती है। देखो, इंडिया से सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना, वो भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर ही बेस्ड है। हमारे इंडिया में जो अब तक 4 करोड़ डोजेज दी गई है उसमें 90% जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड लोगों को दी गई है। और इस वैक्सीन के जो सेफ्टी एंड एफिकेसी जो डाटा है वो यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, यहाँ पर कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ने जो अपने एफिकेसी डाटा यूज किए थे उन्हीं को यूज किया है कोविशील्ड ने। बोला गया है, कोविशील्ड ने बोला है कि हमने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर तो हम बेस्ड हैं, तो इनके एफिकेसी का डाटा जो है वो इंडिया में भी यूज हो सकते हैं। मतलब खुद के कोई डाटा उन्होंने स्पेशली इंडिया में कोई एफिकेसी डाटा नहीं निकाले थे। तो ये ही मेजर कंसर्न है कि हमारी कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको मेजरली ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही दी जा रही है और ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के प्रोसीजर के ऊपर ही एस्टेब्लिश है, तो इससे हमारे जो इंडिया है वो इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें कोई भी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब कुछ भी एडवर्स इवेंट सामने नहीं आया है। नेक्स्ट न्यूज, म्यांमार में जो मिलिट्री कू है उससे रिलेटेड है। 1 फरवरी से म्यांमार में मिलिट्री कू लगाया गया है, तब से वहां पर कुछ माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे इंडिया के 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं। लेकिन मिजोरम वाले एरिया में रिफ्यूजीज आ करके बस रहे थे, तो उसी को लेकर के जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने पिछले समय एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि इंडिया 1951 यूएन कन्वेंशन से रिलेटेड नहीं है। ये जो यूएन कन्वेंशन है वो रिफ्यूजीज से रिलेटेड है, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। और 1967 जो प्रोटोकॉल है उसका भी इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। तो जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। लेकिन मिजोरम से एक एमपी है, उन्होंने ये बात बोली है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको आप यहाँ पर क्या दो, सिटीजनशिप दो, लेकिन वो लोग परेशानी में हैं। वो एक तरीके से इंडिया को अपना आश्रय स्थल के रूप में खोज रहे हैं और इंडिया एक लार्जर डेमोक्रेसी है इस एरिया में, तो हम किसी के राइट्स का हनन नहीं कर सकते सिर्फ जब तक वहां पर परेशानी है। अगर वो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों के म्यांमार से हमारे रिलेशन से बॉर्डर रिलेशन नहीं है, एक तरीके से वैसे पर्सनल रिलेशन भी है। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके आधे रिलेटिव्स म्यांमार में रहते हैं और आधे रिलेटिव्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में रहते हैं, तो उन्हीं के पास में अपने आश्रय स्तर खोजने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम उनको क्या दें, एक तरीके से उनको सिटीजनशिप देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो परेशानी में हैं तो उनकी हेल्प की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली हमारा यूटी है। 1991 में जो एक्ट बना था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत दिल्ली को स्पेशल पावर दी गई, स्पेशल यूटी का दर्जा दिया गया और 239AA एक एक्ट के तहत जो दिल्ली है उसको यूटी डिक्लेयर किया गया था। 239 जो आर्टिकल है वो यूटी से रिलेटेड है, तो इसी को लेकर के प्रॉब्लम होती है रेगुलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूटी के बीच में। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आर्टिकल 239 के तहत हम किसी भी यूटी को अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर पावर है उसके ऊपर रूल बनाने की। लेकिन दिल्ली बोलती है कि 239AA के तहत हमें आपने स्पेशल पावर दी है कि हम अपनी जो खुद का ध्यान खुद रख सके। हमारे पास में सिर्फ 3 एरिया को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इस एरिया को छोड़ करके लॉ बनाने की पावर भी है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू पास किया था, एक रिजल्ट दिया था, मतलब अपना ऑर्डर पास किया था। उन्होंने ये बोला था कि दिल्ली में जो एलजी है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में काफी क्लैश है, लेकिन एलजी को काम करना चाहिए एडवाइस के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो हर चीज को प्रेसिडेंट
की एक्सेंट के लिए नहीं रख सकते हैं, सिर्फ नॉट एनी इशू, सिर्फ एनी इशू को रख सकते हैं, नॉट ना कि एवरी इशू को। तो उसी को लेकर के अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर के आई है और कोशिश कर रही है कि दिल्ली यूटी को सब कुछ अपने अंडर लिया जाए। तो जो नया बिल है उसमें उन्होंने बोला है कि इस बिल में मान लो दिल्ली की गवर्नमेंट कोई भी बिल लेकर के आती है और उस बिल में गवर्नमेंट वर्ड होता है, तो उस गवर्नमेंट वर्ड का नाम अर्थ होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ना कि इलेक्टेड दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली की जो असेंबली है वो किसी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और कंडक्ट इंक्वायरी से रिलेटेड कोई कमेटी नहीं बना सकती, कोई रूल नहीं बना सकती। अगर ऐसा रूल कुछ बनाया दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी काम करने से पहले एलजी की एक्सेंट लेना जरूरी है, और एलजी वो सारे पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताए गए हैं उनके बाहर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ काम करती है तो उसको प्रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट की एक्सेंट के लिए। एक तरीके से दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बाद में भी वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर चला रही है। तो इसी को लेकर के इस बिल को विरोध किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली ये बोल रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमें पावर देता है और उसको कर्व करने की कोशिश की जा रही है जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।